जब से ये मीडिया आर्टिकल्स आया है कि नीट 2024 का पेपर एनएमसी बनाएगा, पहले तो कुछ बच्चों ने इसको ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में क्लैरिफाई किया था कि एनएमसी खुद से पेपर नहीं बनाता है। एनएमसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और अभी भी नीट का पेपर एनएमसी ही गाइड करता है एनटीए को बनाने के लिए। एक आरटीआई भी लगाया गया था एनटीए को कि पूछने के लिए कि सिलेबस नई एनसीईआरटी से आएगा कि पुरानी एनसीईआरटी से आएगा, तो एनटीए ने बोला कि हम एनएमसी के गाइडलाइन के हिसाब से पेपर बनाते हैं, तो आप जाके ये सवाल एनएमसी से पूछिए। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है बेटा कि पेपर जो है वो जैसा आपकी एनटीए बना रही थी वही एनटीए बनाएगी, बट एनएमसी के गाइडलाइन कुछ एनएमसी देंगे, उस गाइडलाइन के अंतर्गत पेपर बनाने वाली है आपकी जो एनटीए है। ठीक है, तो सवाल फिर दो तीन सवाल और जो स्पेकुलेशंस में आ जाती हैं कि सर क्या पेपर एनसीईआरटी के बाहर से आ सकता है, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल, क्या नीट 2024 का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब फिजिक्स भी डिफिकल्ट आ जाएगी, केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट आ जाएगी, बायोलॉजी भी डिफिकल्ट आ जाएगी क्योंकि एनएमसी आ रहा है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप भी समझ जाएंगे कि कैसे पेपर प्रेडिक्ट किया जा सकता है नीट 2024 का और आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए जिससे आप फोकस्ड वे में पढ़ पाए। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि एंगेजमेंट बढ़ जाता है। और चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो कभी भी जब आप कोई स्पेकुलेशन पे पहुंचते हो, कभी भी जब आप कोई वर्डिक्ट देते हो, तो उसके पीछे डाटा इन्वॉल्व होता है ना, डेटा इन्वॉल्व होता है। तो आज हम वही डेटा देखते हैं। ठीक है, तो आपको इजीली सब जगह बहुत सारे सोर्सेस पे मिल जाएंगे मोर और लेस कि डिफिकल्टी लेवल पेपर का कैसा था पिछले 4 सालों में, 20, 21, 22, 23, है ना। ये सारे साल पेपर एनटीए ने ही बनाया है। ठीक है, और अभी यहां पे जो आ गया था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी का फंडा था, बट मैंने क्यूमुलेट करके एक एवरेज बना के ये आपको प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आप यहां पे देखोगे कि किसी भी पेपर में पिछले 4 साल में आप देखोगे कोई भी पेपर, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, डिफिकल्टी लेवल कभी 20% से ज्यादा नहीं गया। ठीक है, 20% से ज्यादा नहीं गया। और आप दूसरा चीज ये भी देखोगे कि अगर एक सब्जेक्ट मॉडरेट लेवल पे है, ठीक है, तो बाकी दो सब्जेक्ट जो है वो इजी हो जाता है, बाकी दो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो फिर आप सवाल पूछोगे सर कि जब 20, 21, 22, 23 चारों साल पेपर लगभग एक ही लेवल का था, तो 2023 का कट ऑफ कैसे इतना ज्यादा चला गया, है ना। उसका जवाब है बेटा 2022 में बायोलॉजी का लेंदी पेपर। 2022 में क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से बायोलॉजी में बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड पेपर आ गए थे और ज्यादातर लोगों का बायोलॉजी स्ट्रांग होता था, बायोलॉजी वो 30 मिनट में निपटा लेते थे और फिजिक्स केमिस्ट्री को टाइम देते थे। 2022 में क्या हुआ कि बायोलॉजी का पेपर बहुत ज्यादा आसान, मतलब बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड था, वैसे तो था एनसीईआरटी से स्टेटमेंट बेस्ड या लेंदी पेपर था, जिसमें बायोलॉजी करने में ही बच्चों को 1 घंटे लग गए और इसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ थोड़ा कम हुआ। 2023 में लल्लू छाप क्वेश्चन पूछ दिए गए आपको, है ना, और इसके कारण 2023 में कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है, तो ये डेटा आप समझो कि ओवरऑल जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो एवरेज ही है। 20, 21, 22 या 23 का पेपर आप देखोगे तो मोर और लेस पेपर का स्टैंडर्ड सेम ही रहा था। कोई एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट साइड पे हो जाता था, कोई एक सब्जेक्ट इजी साइड पे हो जाता था। अब ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सा पेपर इस बार डिफिकल्ट आएगा या कौन सा पेपर इस बार इजी आएगा, वो मतलब उसके लिए फिर आपको अंतर्यामी होना पड़ेगा, वो कोई भी इंसान डिफिकल्ट नहीं कर सकता। बट हम क्या कर सकते हैं, हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, तो आपके इजी क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो व्हाई नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो बात करते हैं हम इस पे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट 2024 में। कुछ तथ्य हैं जो नहीं बदलने वाले। पहला पहला बहुत सिंपल सा चीज है जो मतलब बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए
कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। ठीक है, ये समझो ना यूनिवर्सल फैक्ट है, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलने वाला है, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। अब एनसीईआरटी ना बेटा ये ऐसा सब्जेक्ट है, खास करके अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो ये ना प्याज की तरह है, ये लेयर में खुलती है। ठीक है, लेयर में खुलती है। तो अगर अब प्याज का क्या है, 3-4 लेयर होगा। अगर मान लो कि तुमने बायोलॉजी को सुपरफिशियली पढ़ा, तो आप देखना नीट 2023 में किसी बच्चे को बायोलॉजी में दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन, रिकॉल क्वेश्चन, एकदम सुपरफिशियल लर्निंग था, सारा क्वेश्चन उसने सॉल्व कर लिया। बट वही नीट 2022 का पेपर देखोगे तो क्या होगा, अगर जिसने बायोलॉजी सुपरफिशियल पढ़ा, एनसीईआरटी को 3-4 बार नहीं पढ़ा, वो स्टेटमेंट में कंफ्यूज कर जा रहा था, एनसीईआरटी के लाइन में गुम हो जा रहा था और उसके नंबर थोड़े कम हुए, प्लस वो प्रैक्टिस में भी उसके नंबर थोड़े कम हुए। तो यहां पे पॉइंट ये है कि आप सुपरफिशियल लर्निंग कर रहे हैं एनसीईआरटी की या आप इन डेप्थ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पेपर का जनरल एवरेज देखोगे, जो स्टैंडर्ड कोई भी पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लगभग 70% क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है, मतलब उसमें आपको 1% भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, 70% एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे हो जाएगा, बायो में डायरेक्ट रिकॉल वाले क्वेश्चन होंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसको आप लोग इजी क्वेश्चन कहते हो, जिसका डेफिनेशन है इजी क्वेश्चन, तो सारा का सारा एनसीईआरटी सही है। तो इजी मीडियम डिफिकल्ट का डेफिनेशन आप कितना आईक्यू यूज करते हो उस पर आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है लगभग 20% क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, मतलब स्लाइट ट्विस्ट। मतलब क्या किया, अगर तुम मान लो एनसीईआरटी का 3 लेयर है छिलका, मान लो ये प्याज है ना, तो अगर एनसीईआरटी को तुम प्याज पकड़ोगे तो पहला सुपरफिशियल छिलका जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद तुम एक और छिलका छिलोगे तो ये तुम्हारा मॉडरेट लेवल वाला हो गया, और एकदम जब एनसीईआरटी में तुम घुसते हो तो आता है जो तुम्हारा 10% क्वेश्चन है, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जहां पे तुम्हें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ज्यादा नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। मैं बहुत एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ा होगा, है ना, तो उसमें आप बोलते हो लेंथ ऑफ सार्कोमियर शॉर्टन करता है, बट एक्टिन का लेंथ सेम रह जाता है, मायोसिन का लेंथ सेम रह जाता है, आई बैंड शॉर्टन करता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक्टिन का लेंथ सेम रहता है, आई बैंड शॉर्टन कैसे हो जाता है? ठीक है, तो यही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यही आपके कॉन्सेप्ट जो आपने एम्बेड किए हैं वो काम आते हैं, और यही आपका रैंक डिसाइडर होता है कि तुम एम्स जा रहे हो या नहीं, ये डिसाइड यहीं से होता है। ठीक है, तो पेपर में आप कुछ खास मेजर चेंज नहीं देखेंगे, पेपर ऐसा ही होगा, पेपर में आप कुछ खास मेजर चेंज नहीं देखेंगे, बट जो अभी जो 10% ये क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस नहीं आ रहा था, आप इस साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 10% क्रिटिकल थिंकिंग पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सेम ही रहेंगे। सपोज मान लो कि अगर आपने देखा कि माइक्रोब्स में एक जगह से सवाल आ रहा है, या वायरस वायरॉइड से सवाल आ रहा है, या फिर लिविंग वर्ल्ड के फ्लोरा उससे सवाल आ रहा है, मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल से सवाल आ रहा है, सेल साइकिल से सवाल आ रहा है, तो जहां से जो सवाल आ रहे थे अभी भी सवाल वहीं से बनेंगे, जो चीज 37 सालों में नहीं बदली वो यहां थोड़ी बदल जाएगी, बट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेम रहेंगे। ठीक है, और यहां पे एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है पीवाईक्यू टैगिंग ऑफ एनसीईआरटी, बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करता है, और ये आपको एफिशिएंट भी बनाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एटलीस्ट आप पिछले 10 साल की पीवाईक्यू टैग अपनी एनसीईआरटी में रखें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, इसके सॉल्यूशन पे भी आएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सेम रहने वाला है, पीवाईक्यू टैगिंग अगर आपको पता है तो आपको पता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे
ये वेरी कर सकता है। तो क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में वेरी कर सकता है? अगर मुझे पूछे राम के पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही है। अब तुम उसको लैंग्वेज बदल बदल के बात कर लो, बट अगर मेरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर है तो किसी भी भाषा में पूछोगे मैं बता दूंगा राम के पिताजी का नाम क्या था। ठीक है, तो यही वाली पॉइंट यहां पे आ जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन या तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, जो वही जो मतलब छोटू सा क्वेश्चन होता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, या करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें क्या होता है कि दो चीज टेस्ट होता है, पहला आपका पेशेंस, दूसरा आपकी रीडिंग एबिलिटी कि आप कितना एबल है। ठीक है, तीसरा होता है मैच द फॉलोइंग, सबसे आसान होता है यही वाला चीज, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आपको अगर थोड़ा सा भी आंसर आता है तो तुम्हारे सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑप्शन एलिमिनेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, चौथा होता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या है कि पिछले कुछ सालों से आप ट्रेंड देखोगे कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, बट यू नेवर नो कब पूछे जा सकते हैं। तो कुछ लिमिटेड डायग्राम्स है और एनसीईआरटी के डायग्राम थोड़े वियर्ड है कि अगर आपने पहले वो डायग्राम नहीं देखे हैं तो आप उसको लेबल नहीं कर पाओगे अगर एग्जाम में आ गया तो एनसीईआरटी के डायग्राम्स के थ्रू आप जरूर जरूर देखिए। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए, जैसे बायो की खास करके बात करते हैं तो न्यूमेरिकल जैसे हार्डी-मीन इक्विलिब्रियम जेनेटिक्स पे, इस पे भी अभी तक सवाल नहीं आ रहा है कुछ सालों से, या पेडिग्री एनालिसिस पे सवाल नहीं आ रहा। तो इस साल आप ये जो क्रिटिकल थिंकिंग में है इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ओवरऑल मोटा मोटी मैंने तुम्हें समझाया कि किस तरह के क्वेश्चन आप नीट 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, अब आते हैं, ये तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गया, अब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। सिंपल है बेटा, सबसे पहला प्रॉपर रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, एक एक लाइन। ठीक है, पढ़ लिया आपने एनसीईआरटी, या कोई एनसीईआरटी समझाने वाला आपको चाहिए जो एक एक लाइन एनसीईआरटी का समझा दे। यहां पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताते जाता हूं साथ साथ, मेरा यहां पे कंप्लीट बायोलॉजी इन 100 डेज चल रहा है। ठीक है, आप लिखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है सर। दूसरा, पीवाईक्यू टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा। क्यों पीवाईक्यू टैगिंग के लिए मैं इतना इंफेसाइज करता हूं, इससे आपको पता चल जाता है व्हाट टू एम्फेसाइज। ये ना डायग्नोसिस का काम करता है, आपको पता है कि बीमारी यहां है ना, तो आप इसी पे फोकस करेंगे। तो यहां पे आप प्रायोरिटाइज करते हैं किसको आपको ज्यादा पढ़ना है। पढ़ना सब है, बट इस पे आप स्पेशल फोकस देके कि भाई इसकी कोई गलती मिस ना करें। तो ये पीवाईक्यू टैगिंग, पीवाईक्यू टैगिंग कैसे हो सकता है? आपने एनसीईआरटी ली, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व किया और एनसीईआरटी में उसको टैग कर लिया। ठीक है, एक तो ये टास्क है, बट ये करना पड़ेगा, ये टास्क है। ठीक है, इसका अगर तुमको सॉल्यूशन चाहिए और तुमको ये भी चाहिए कि तुमको एनसीईआरटी का लैंग्वेज सेम हो, तुमको एनसीईआरटी का लैंग्वेज सेम हो और एनसीईआरटी में कोई चेंज नहीं कराना तुमको, मतलब। ठीक है, और पीवाईक्यू टैग भी चाहिए, तो बेटा इसका सॉल्यूशन है मेरी किताब बायोलॉजी फंडा बॉक्स। ठीक है, बहुत बच्चे मैंने कमेंट में देखा कि बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या बायोलॉजी फंडा बॉक्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी? मैंने उसका बहुत हिम्मत पूर्वक जवाब दिया कि नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी नहीं छेड़ा, जितनी एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी उसको तो मैंने डाली डाली, बस उसका स्ट्रक्चर बदल के उसको एम्पलीफाई कर दिया सिस्टमैटिक तरीके से। तो दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये समझो एक मोटी एनसीईआरटी। अब बोलोगे सर मोटी हो गई, मैं ज्यादा क्यों पढ़ूं एनसीईआरटी से? बेटा मोटी इसलिए हो गई क्योंकि हमने उसका स्ट्रक्चर बदला। एनसीईआरटी ठूस के कोई चीज लिखा है, छोटे फॉन्ट में लिखा है, हमने क्या किया उसको टेबल में बना दिया, हमने क्या किया उसको ग्राफिकल कर दिया, तो तुमको ईज ऑफ लर्निंग बढ़ जाता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज सर, हमने क्या किया कि हमने पीवाईक्यूज टैग ऑलरेडी किए हुए हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं देखोगे, तुम बोलो कहां से सवाल आता है, होमोजाइगोसिटी से, तो तुम देखोगे ना कि सारे के सारे पीवाईक्यूज इसमें ऑलरेडी टैग्ड हैं। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी एंड इट इज ग्रेटर देन एनसीईआरटी आल्सो। मैं बोल सकता हूं, मैं एक लाइन नहीं देखूंगा तुमको जो एनसीईआरटी में है और यहां पे मेंशन नहीं है और इससे सवाल आया हो। ठीक है, तो आपको निश्चिंत रहना है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी और इनफैक्ट इन अ वे बेटर देन एनसीईआरटी, इट विल हेल्प यू रिवाइज बेटर। ठीक है, तो अगर आप बायोलॉजी फंडा बॉक्स लेना चाहते हैं आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा एनसीईआरटी वर्सेस बायोलॉजी फंडा बॉक्स। ठीक है, तो क्या है भाई, आपको कुछ नहीं, web.fundabox.in पे जाना है। ठीक है, web
fundabox.in पे जाना है, ठीक है, और यहां से आप परचेज कर सकते हैं बायोलॉजी फंडा बॉक्स। तो आपको सब कुछ मिल जाता है बेटा। जैसे कि आप जाओगे यहाँ पे, तो अगर मान लो कि web.fundabox.in, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, बायोलॉजी किताब है, तो आपको सब कुछ मिल जा रहा है। लर्न मतलब उसका एक स्पेसिफिक वीडियो हर सब टॉपिक का मिला हुआ है। रीड में जैसे आप देखो, नोट्स ही मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे पीवाईक्यू कैसे टैग्ड है। प्रोटीन्स पे सवाल आया होता, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है, एल्ब्यूमिन क्या काम करता है, ग्लोबुलिन क्या काम करता है, ठीक है, तो आपको देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह पे, बेसोफिल एसिनोफिल पे सवाल आया हुआ, देखो 13 में आया, 20 में आया, 23 में आया, 20 में आया, तो ये सारे पीवाईक्यूज आपके टैग्ड होते हैं। और तीसरा, आपके अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तुमको यहाँ पे मिल जाते हो। तो यहाँ पे प्रैक्टिस पे जाओगे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दिस इज मतलब द बेस्ट यू कैन गेट फॉर नाउ अभी, ठीक है। तो रीड, लर्न, प्रैक्टिस, सब कुछ कंप्लीट बायोलॉजी तुम्हारे पास मिल जाता है डे 1 पे। और अभी इसकी प्राइस भी 960 रुपीज है, मतलब मुझे एक कोर्स दिखा देना जो इस प्राइस पॉइंट पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन तुम इसको आराम से परचेस कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो, एनसीईआरटी पे तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में तुम अपनी पीवाईक्यू खुद से टैग कर सकते हो, या मेरे कोर्स को यहाँ पे फॉलो करो, कंप्लीट बायोलॉजी 100 डेज, ये तो यूट्यूब पे है, ये आप इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ठीक। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ गया, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मतलब चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए सवाल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो सारे तरह के सवाल, एक बुके ऑफ सवाल, सिर्फ एक तरह के सवाल से काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपको मैच द फॉलोइंग टाइप भी सवाल सॉल्व करने हैं, आपको डायग्राम बेस्ड भी सवाल सॉल्व करने हैं, आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी सवाल सॉल्व करने हैं, आपको असर्शन रीजन भी सवाल सॉल्व करने हैं, आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं जिसमें नॉट, एंड, एग्जैक्टली और इनकरेक्ट, करेक्ट वाले सवाल हो, वैसे सवाल भी सॉल्व करने हैं। तो ये कब होगा, ये जब आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। कैसे प्रैक्टिस करना होगा सर, तो आप एक टारगेट बनाइए, बेयर मिनिमम टारगेट करते हैं कि बायोलॉजी के लिए आपको 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। फिजिक्स के लिए आपको 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने। मैंने सिंपल बताया, 5,000 फिजिक्स, 5,000 केमिस्ट्री, 5,000 बॉटनी और 5,000 जूलॉजी। ये 20,000 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड दिस इज, याद रखना, एक्सक्लूसिव ऑफ पीवाईक्यू एंड टेक्स्ट। पीवाईक्यू अलग है इससे, ठीक है, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना ही करना है और टेस्ट भी आपको देना ही देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कहां से करने चाहिए बेटा, बहुत रिसोर्सेस हैं, फिंगर टिप से कर सकते हो, फंडा बॉक्स में ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो आप वहां से कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप ये फिंगर टिप्स ले सकते हो। बाकी अगर 1 महीने वेट करोगे तो हम लोग अपने ऐप पे भी, जैसे मैंने बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेक्शन बनाया, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बैंक डेवलप करें, जिसमें जितनी किताब एग्जिस्ट करती होगी उनके सबके अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें डाल दिए हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो वो सॉल्यूशन भी तुम्हें हम दे देंगे और इसकी प्रैक्टिस भी यूट्यूब पे हम स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। टेंशन मतलब बहुत जल्दी इसकी यूट्यूब क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हें बस सिंसियरली इन चीजों को फॉलो करना है और पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तुमने इतने क्वेश्चंस किए, अब पीवाईक्यू भी कर लिया, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज पे आते हैं, दैट इज मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट से बढ़िया रिवीजन किसी चीज से नहीं होता है। तो तुम टारगेट रखो सर 50 मॉक टेस्ट का अभी से, ठीक है, और इन मॉक टेस्ट को आप दीजिए। अभी तो आप टॉपिक वाइज ही देंगे, बट उसके बाद इसमें से कम 30 फुल सिलेबस होने चाहिए। जब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं तभी आपका दिमाग खुलता है, और अगर आपने 30 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दिया तो तुम्हारा जैकपॉट लग जाएगा। अब बोलोगे सर किस इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दें, क्यों बायस रखना बेटा, सब अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करो, हर असॉर्टेड तरह का टेस्ट दे दो। मतलब अगर 10 टेस्ट तुम पकड़ लो, आकाश का दे दोगे, 10 टेस्ट तुम पकड़ लो, एलएन का दे दोगे, 10 टेस्ट तुम पकड़ लो, पीडब्ल्यू का दे दोगे, 10 टेस्ट तुम पकड़ लो, अनअकैडमी का दे दोगे, सबका टेस्ट दो, ठीक है। बट ऐसे टेस्ट मत देना जिसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मतलब जिसके टेस्ट के क्वेश्चन अजीब से लगे तुमको। एक टेस्ट दिया, तुमको लग रहा है कि भाई यार अजीब सा क्वेश्चन है, तो वैसे टेस्ट मत देखना। कोई भी टेस्ट अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो दे दीजिए, अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको उस टेस्ट में 100%, तो वो टेस्ट आप मत दीजिए। तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे सकते हैं। बोलोगे सर क्या इन सबका टेस्ट सीरीज खरीदना चाहिए, क्यों खरीदोगे भाई, टेलीग्राम जिंदाबाद, है ना।
तो टेलीग्राम पे जाओ और सर्च कर लो, तुमको 2020, 21, 22 पुराना टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सबको असॉर्ट करके रख लो और ये टेस्ट सीरीज आप देते रहो। सॉल्यूशन अगर तुमको इसका चाहिए तो मैं अभी OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, ठीक है। ये काफी सस्ता होगा, मतलब अगर मान लो कि आकाश आर्यन का टेस्ट सीरीज 2-3 हज़ार का होगा तो ये 500-600 का टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। ये पेपर प्लस OMR होगा और इन सब का तुमको वीडियो सॉल्यूशन में मिल जाएगा, बट ये अभी लॉन्च नहीं होगा, ये नवंबर में लॉन्च होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप फंडाबॉक्स ऐप पे ट्यून्ड इन रहिए, जब टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा तो आप खरीद लीजिएगा, सेम डे टेस्ट सीरीज सारी निकल जाती है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे आपको पढ़ना है। फोकस रखना है आपको, इंटेंट रखना है, बाकी कुछ नहीं बदल रहा मेजर, सब कुछ सिमिलर ही रहने वाला है। बस आप किस तरह से अपनी पढ़ाई को इंप्लीमेंट कराते हैं वो मैटर करेगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, स्मार्ट स्टडी कीजिए, है ना। जैसा कि मैंने बताया प्लेबुक अपना सिंपल रखिए। जैसे एक और मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको एड्रेस करना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि मैंने कि 900 घंटे का क्लास है, सफिशिएंट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड सॉल्व। तो लोगों ने बोला कि सर कुछ कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो 1200 घंटे का तो एक सब्जेक्ट है, तो फिर बेटा कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, समझो, है ना। कैसे वो बढ़ता है उस पर खैर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे आप उसको कोप अप कर सकते हैं, कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको फोकस रहना पड़ेगा। एनीवेज ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा सो दैट दे गेट टू नो व्हाट दे आर गेटिंग इनटू नीट 2024। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।